कौमी असम्बली में एक बदतमीज़ी का सिलसिला गुज़िश्ता 2 साल से जारी था और उसका हदफ हमारी क़यादत को बनाया जाता था। तो 1.5 साल तक हमने पार्लिमानी रवायात को और अब भी मलूज़ ख़ातिर रखते हुए, लेकिन गुज़िश्ता कोई 6 माह से जिस ज़बान में वो बात करते थे उस ज़बान में जब जवाब देना शुरू किया तो फिर इनकी सफ़ों में बेचैनी पैदा होनी शुरू हो गई, जो उसके गवाह आप लोग सब हैं। फिर ये अपने एक से एक पहलवान बेचते थे, वो पिटता रहा, जो पहलवान बेचते वो पिट जाता। तो इस बार हुआ ये कि जब सप्लीमेंट्री बजट वाइंड अप हो गया और अब वोटिंग होनी थी, तो अचानक से स्पीकर साहब ने इन मौसूफ का माइक खोल दिया और उन्होंने वो बातें की जो सईद ने बताई, मैं नहीं दोहराऊंगा। हाथ में JIT लहराते रहे, इसका नाम उसका नाम, और मुझ पर भी कई इल्ज़ामात लगाए। ज़ाहिर है मैं जवाब देने का हक़ महफूज रखता था। और जब इन्होंने दिल भर के अपनी बातें कर ली और देश थम्बिंग अपने इर्द गिर्द लोगों को बिठा के करा ली, तो मैंने कहा जी मुझे जवाब देने दें, इवन पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे जवाब देने दें। पहले तो दिया नहीं जा रहा था। फिर चलें, जैसे मौका मिला मैं खड़ा हुआ, मैंने एक जुमला भी कहा था, मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये वो बच्चों का खेल है, जब हारने लगते हैं ना कहते हैं हम नहीं खेलते। अब ये उस पर आ गए। चलें अब इनके इल्ज़ामात पे आ जाते हैं। आप तमाम दोस्तों के इल्म में होगा और शायद ये पाकिस्तान में चंद एक वाक़यात ये हुए होंगे कि जब मैं बाहर गया, मुझे एक मलिर वाली तकरीर के बाद मुअत्तल किया गया। ज़ाहिर है जिसका मैं इकरार करता हूँ मेरी गलती थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि क्योंकि पार्टी क़यादत थोड़ी नाराज़ थी, तो मैं उस ज़माने में बाहर गया। तो जब मैं लंदन में था तो मुझे एक ख़त मौसूल हुआ पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से कि जी उज़ैर बलोच की तहकीकात हो रही हैं उनसे और आपकी इस सिलसिले में आपसे भी बातें करनी है। जिसको आप इन्वेस्टिगेशन का नाम लें, इसको आप जो भी नाम लें, या सवाल और जवाब का नाम लें, या मालूमाती नशिस्त का नाम दें, जो भी था। तो मैंने उनको लंदन से ही अपने वकील के ज़रिए ये दरख्वास्त की कि आज आप शाम को ये ख़त मुझे दे रहे हैं और परसों सुबह 9 बजे बुला रहे हैं, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपकी इस तहकीकात में ख़ुद शरीक होना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे थोड़ा टाइम बढ़ा दें। उनकी मेहरबानी, उन्होंने टाइम बढ़ा दिया और आप सब गवाह हैं कि मैं लंदन से आया और जब मेरे आने पे कई स्पेकुलेशंस भी हुई, लोगों ने कई बातें सोची समझी, मनगढ़ंत थी। मैंने कहा इस वक्त खामोश रहना चाहिए। वक्त जो है वो बेहतरीन, अमीन और जो है ना इंसाफ करने वाला होता है, और आज वक्त इंसाफ कर रहा है। वो सारे लोग जो उल्टी सीधी बातें करते थे उनके मुंह बंद हो गए। बहरहाल 2-3 रोज़ तक सुबह 9 बजे से शाम 7-8 बजे तक मैंने उन इंटरव्यूज़ का सामना किया, उन सवाल जवाबों का सामना किया। जो भी क्यूरीज थी, जो भी इल्ज़ामात थे, वो सब बातें मैंने पूरी डिटेल से उनके साथ की। आप लोग गवाह हैं इस चीज़ के। मुझे जाते हुए आते हुए भी आप लोग कवर करते थे, और कुछ दोस्तों ने तो अंदर की बातें भी, हालांकि वो हुई नहीं थी, वो अपने अंदाज में चला दी, चले उनकी भी मेहरबानी। तो इन सारी चीज़ों के बाद 2-3 रोज़ के इस प्रोसीजर के बाद मुझे कहा गया कि जी आप जा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता मेरी गैर मौजूदगी में वो डॉक्टर आसिम वाले केस की FIR में, जिसमें MQM के भी लोग थे और सब, उसमें मेरा नाम डाल दिया गया था। वो केस अभी तक सब जुडिश है, उस पर मैं बात करना नहीं चाहता। उसमें मैं बेल पर हूँ और उसी में मैं जेल गया था। अच्छा, अब जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो इनको JIT की फ़िक्र हो गई। तो चूंकि मैंने कभी इस पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था और मुझे पता था जब मैं लंदन से आ सकता हूँ। लोग भागते हैं, आज भी जहांगीर तरीन कहाँ है, वो भागा हुआ है। लोग भागते हैं, और जब मैं आया हूँ और मैंने सामने किया इस चीज़ का, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में ऐसे शायद 1 या 2 वाक़यात होंगे। और अल्लाह का शुक्र है मेरा कॉन्शियस क्लियर था और मैं क्लियर हुआ। लेकिन ये साहब ये समझते थे कि शायद ये अपने जो है ना नंबर स्कोरिंग में कामयाब हो जाएंगे और अपने अमीरुल मोमिनीन को ये बताएंगे कि जनाब वो आपके सारे घोड़े पिट रहे थे, उनको ऊंधे मुंह फेंक रहा था कादर, तो मैं जाके देखो कितना बड़ा काम करके आया हूँ। तो लिहाजा मैं आपको बता दूँ, कुछ तफसीलात सईद ने बताई, कुछ मैं बताता हूँ।
मैं उसी हल्के से मुंतखब हुआ हूँ जहाँ कराची पोर्ट भी है, जहाँ PNSC भी है और पूरा पोर्ट एरिया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने, मेरी पार्टी ने और मेरी आवाम ने मुझे केमाड़ी से MNA बनाया। मुझे हर वो चीज़ पता है और उस पर अब हम पूरी तरह काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग पे एक वाइट पेपर शाया करके देंगे, बाकायदा दस्तावेज़ात के साथ एक वाइट पेपर। लेकिन चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा और अब जब भी ये मौसूफ बात करें तो उनसे आप ये सवाल ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। वो जो जिस तरह स्पीकर साहब का रवैया गैर मुनासिब था, मेरा माइक बंद करना, वो समझे माइक बंद कर सकते हैं, वो मेरी आवाज़ बंद नहीं कर सकते। मैं इनको असेंबली में बेनकाब करता हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि ये झूठ बोल बोल कर इन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी करप्शन कर रहे हैं। आप अब ज़रा इनसे पूछिएगा कि जनाब अली, आप कहते थे सूअर का गोश्त हम नहीं खाते, या सूअर का गोश्त नहीं, पूरे सूअर की बात हो रही है। अब आ जाओ, ये KPT यूनियंस, मुख्तलिफ यूनियंस ने नैब को ख़त लिखे हैं, ये उन्हीं के मंदरजात हैं। और सबसे बड़ा वाक़या, ये बहुत बड़ा साइंसदान भी है। कुछ अर्सा पहले आपको पता चला था कि KPT में से गैस निकली और 10 लोग हमारे हल्के के दम घुटने से मर गए। इसने पहला स्टेटमेंट दिया कि यहाँ शराब की भट्टियाँ हैं, उसके धुएं से ये लोग मर गए। अब ये भी अजीब बात है, हालांकि केमाड़ी में नहीं है कोई शराब की भट्टी। इसने छापे भी लगवाए। फिर इस साइंसदान ने, आइंस्टाइन ने एक और थ्योरी पेश की कमिश्नर की मीटिंग में, कहा केमाड़ी की ज़मीन से गैस निकलती है, इसलिए ये लोग मर गए। ये आइंस्टाइन है। अच्छा जी, वो कौन सा इलाका है, कहाँ से गैस निकली, क्यों निकली? कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में भी इसको ये रिपोर्ट जमा करानी। और अब ये मैटर चूंकि लवाहिकीन हाई कोर्ट चले गए, सब जुडिश हो गया है, लिहाजा ये साइंसदान अपनी ये साइंसी रिपोर्ट वहाँ जाकर ज़रूर जमा कराएं, क्योंकि लवाहिकीन ने इन पर दावा कर दिया है मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग पर। हाई कोर्ट में वो केस दाखिल हो चुका है। ज़ाती तौर पर ज़रा इनसे ये आप पूछ लीजिएगा कि आप हॉस्टिलिटी का नाम लेकर, बचत, किफ़ायतशारी, सादगी, इसका नाम लेकर हुकूमत में आए, तो जनाब बताइए सबसे पहले कि 24 लाख रुपए का आपने अपना अलग से एक ऑफिस बनवाया कराची पोर्ट ट्रस्ट में, जबकि वहाँ बहुत सारे कमरे मौजूद थे। 20 लाख रुपए आपने अपने उस घर पे रेनोवेशन कराई जो आज तक आप कहते हैं कि ये किराए का घर है। आप मुझे बताएं, किसी की अक्ल सलीम में आता है कि किराए के घर पे 20 लाख रुपए लगवा दें? और 20 लाख रुपए का वो कॉन्ट्रैक्टर अभी भी बिल लेके जगह जगह घूम रहा है, उसको पैसों की पेमेंट नहीं हुई। इनके घर के बाहर सिक्योरिटी के नाम पे कंटेनर है, वो किराए का है, किसी कंपनी का है, कहाँ से आया और क्यों नहीं जा रहा, या इन्होंने ख़रीदा है, वो ये भी बताएं। पाकिस्तान में यूनिफॉर्म ऑफिसर रखना सिर्फ चार ओहदों को अलाउ है: सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर दिफा। इन मौसूफ ने नेवी के हाजिर सर्विस अफसर को अपना ADC रखा हुआ है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नेवी को भी इसका जायज़ा लेना चाहिए। इसके अलावा 20 गार्ड्स, नेवी के, रेंजर्स के, पुलिस के अलग। ये है इनकी किफ़ायतशारी, जिस पर ये कल तक हम पे तनकीद करते थे। आगे चलें, इन्होंने एक MOD साइन किया है पोर्ट कासम पे 2 बर्थों का LNG की। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उसकी परमिशन नहीं ली, आज की तारीख तक इनको नहीं मिली है। और सुई साधारण गैस की भी परमिशन नहीं ली और 2 मिलियन उनसे ले लिए हैं, उनके जमा करा लिए हैं। ये भी ज़रूर पूछेगा कि विदाउट प्रायर परमिशन आप ये किस तरह कर सकते हैं। आज़म सूफ़ी साहब को ये $25,000 के पैकेज पे कंसल्टेंट लगाना चाहते थे। अब ये नहीं, इनको शायद ये नहीं पता कि आज़म सूफ़ी, टब्बा साहब और एक्जोन, हम पूरी चेन जानते हैं कि इसका आखिरी में फ़ायदेमंद कौन होगा। अब अहम सबसे बात जिस पर KPT चेयरमैन और इनका झगड़ा हुआ, जो सही बताना आपको नहीं बताया इन्होंने। KPT और मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग को डिजिटलाइज करने का एक कॉन्ट्रैक्ट $70 मिलियन का, $70 मिलियन। ये 2 पार्टीज इसमें आई। एक पार्टी ने $12 मिलियन ऑफर किया और दूसरी ने 70।
चेयरमैन केपीटी इस हक में थे कि 12 वाली को दे दिया जाए और वो 1 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। ये मौसूफ उस हक में थे कि 70 मिलियन वाली को दे दिया जाए और वो 10 साल में मुकम्मल करेंगे। इसकी वजह से ये झगड़ा बना। अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट फाइनेंस खैर अपॉइंट कर लिया तरीक़ेकार बना के, और आप देखें कि अगर दाल में काला कुछ नहीं या काली दाल नहीं है तो कभी आप सोच सकते हैं कि अभी ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड ही नहीं हुआ, लॉन्च ही नहीं हुआ, तो जो दुबई से एक फ़र्द लाए गए उसकी ज्वाइनिंग अभी केपीटी में नहीं हुई थी। उसकी ज्वाइनिंग से 10 दिन पहले का इनका लेटर मौजूद है कि इस ईआरपी प्रोजेक्ट के पीडी ये साहब होंगे, यानी उसको ख़ास प्लान के तहत लाया जा रहा था। ये झगड़े की वजह बनी केपीटी चेयरमैन की। वो ये सारे कवायद आपको केपीटी से मिल जाएंगे। अच्छा, ये मौसूफ इससे पहले भी असेंबली के फ्लोर पे लगातार झूठ बोलते रहे। इन्होंने आपको याद होगा, मैंने बाबा बिट की जेटियों पे इन पे कॉलिंग अटेंशन डाला। इन्होंने कहा इसको पता ही नहीं, 3 दिन पहले हम तो परमिशन इशू कर चुके। 10 तारीख को इसने बयान दिया, यानी 3 दिन पहले ये परमिशन इशू कर चुके हैं। तो 7 तारीख हुई, जब हमें वो लेटर मिला तो उस पर 17 तारीख दर्ज थी पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे। ये झूठ पे झूठ बोलते हैं। अच्छा चलें जी, 2 साल से केपीटी में लीज बंद है। वेस्ट हाफ का 16 नंबर प्लाट जरा आप मालूम करके देख लें किसको और क्यों लीज करके दिया गया है। 16 नंबर, वेस्ट हाफ 16 नंबर, मुझे उसका सब पता है। जरा आप पूछ लें किसको और क्यों दिया गया है। केपीटी एक्ट में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि बोर्ड का मेंबर वही बन सकता है जो बिल वास्ता या बिला वास्ता पोर्ट एंड शिपिंग से उसका कोई इंटरेस्ट ना हो। इस वक्त कराची पोर्ट ट्रस्ट के सारे मेंबर क्या इस अहलियत पर पूरे उतरते हैं? ये सवाल भी ज़रूर पूछेगा, वरना मुझसे जवाब ले लीजिएगा। नाम ले लेके बताऊंगा किस किस का क्या इंटरेस्ट है और पोर्ट एंड शिपिंग में क्या क्या काम करता है और किसका पार्टनर है। आगे चलें जनाब। एक ठेका, पीएनएससी ने एक टेंडर कर दिया कि केपीटी को 2 टग बोट की ज़रूरत है। चेयरमैन केपीटी ने एतराज़ उठाया कि टग बोट की ज़रूरत हमें है, तो तुम लोग पीएनएससी क्यों उसका टेंडर कर रही है? वो टेंडर कैंसल हुआ। केपीटी ने टेंडर किया, 2 टग बोट खरीदे, बोर्ड ने अप्रूव किए, ऊपर भेजा, इन मौसूफ ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा लिया क्योंकि ये पीएनएससी के जरिए लेना चाहते थे। और आज तक इसीलिए पीएनएससी का कोई मुस्तकिल चेयरमैन नहीं लगाया जाता, आर्जी तौर पे रखा हुआ होता है, हर वक्त उसको टिकटिकी पे रखा जाता है। और ये जो 2 जहाज़ खरीदे हैं पीएनएससी ने, जिस पर इस शख्स ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मुझसे वादा किया कि इसकी इनवाइस आपसे शेयर करूंगा। मैंने कहा कि ये जो 2 जहाज़ आपने पीएनएससी के ख़रीदे हैं, इस पर करप्शन की बातें हो रही हैं। इन्होंने कहा मैं आपसे इनवाइस शेयर करूंगा। कई महीने हो गए, इन्होंने कोई इनवाइस शेयर नहीं की। आगे चलें। अच्छा, अब 14 से 16 नंबर बरतें ये प्राइवेटाइज की गई हैं, किसी को दी गई हैं। ज़रा मालूमात कर लें किसको दी गई हैं, किसका भाई इससे मुस्तफ़ीद हुआ। कोई बोर्ड का मेंबर हुआ, किसी बोर्ड की कंपनी हुई, बोर्ड मेंबर के कंपनी की, बोर्ड मेंबर का कोई कंपनी थी वो मुस्तफ़ीद हुई। ये ज़रा ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, पूरी बर्तें हैं 14 से 17 नंबर तक ये बर्तें प्राइवेटाइज की गई। अच्छा जी, आगे चलें। अब जो क्लीन कराची का तो सईद ने बता दिया। ये वो लेटर है जिसके ज़रिए हर एक एंटिटी को कहा गया है क्या कोई 2.5 करोड़ जमा। अच्छा, ये भी नहीं कि आप मेहरबानी करके हमारे साथ हिस्सा लीजिए, ये हुक्मनामा है कि करोड़ों रुपए दो, और इस तरह सबसे लिए गए हैं। ये कराची को साफ करना है, ये एसएपीटी को दिया गया है, डीप सी पोर्ट को। इसी तरह केआईसीटी, पीआईसीटी, पोर्ट कासम, केपीटी, इन सब से ज़बरदस्ती करोड़ों रुपए लिए गए और उसका कोई ऑडिट आज तक नहीं हुआ। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये करोड़ों रुपए की रकम जो तकरीबन 1 अरब को टच कर रही है, ये कहाँ गई, किसके ज़रिए ठेके हुए, कौन से रूल फॉलो हुए, मशीनरी कहाँ से आई, किसको पैसे दिए गए, नो ऑडिट। आगे चलें जनाब। अब एग्जीबिशंस भी हुई केपीटी में और केपीटी ने उसको फंडिंग की। वो किस एनजीओ ने कराई, वो क्यों हुई, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। हमारी रिवायत में ख़वातीन का नाम लेना नहीं आता
और अगर जिद की गई, डिमांड रखी गई, तो शायद हमारे मुंह से भी निकल जाए, वरना मैं चाहूँगा कि ना हो तो बेहतर है, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। इनको ज़रूर लगता होगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, आगे चलें। इन्होंने 2 बिल पेश किए जिसको मैं अभी तक स्टैंडिंग कमेटी में मैंने रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट कि कैबिनेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, गवर्नमेंट नहीं कैबिनेट होगी। इन्होंने, इन साहब ने पोर्ट कासम और केपीटी के 2 बिल मूव किए हैं कि गवर्नमेंट भी नहीं, कैबिनेट भी नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको कर सकती है। ये बिल मुझे पास करके दो। और आपको मैं अभी से पेशगी इतला दे रहा हूँ कि केपीटी एक्ट में तरमीम कराने की कोशिश की जा रही है थ्रू ऑर्डिनेंस, ताकि इन मौसूफ के हाथ मज़ीद खुल जाएं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये आपको मैं पेशगी इतला दे रहा हूँ। अब इन सारी चीज़ों का मैंने एक एक करके जो जिक्र किया है आपसे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये ऑडिट रिपोर्ट है, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, ये वाइट पेपर में आएगी और इसमें होश रुबा अरबों रुपए की करप्शन है, खरबों पे जा रही है, अरबों को क्रॉस कर रही है। ये मैं आपको वाइट पेपर में दूंगा। जब नैब और FIN को लेटर भिजवाए तो ये देखिए मौसूफ कहाँ बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं। ये चेयरमैन नैब के पास बैठे हैं कि खुदा के वास्ते, अभी क्या चेयरमैन नैब अपोजिशन के किसी मेंबर से मिलेगा इस तरह? हाँ, ये नैब के लेटर्स के बाद ये इनके साथ बैठे हैं और अपनी रुकवाई हुई हैं सारी। लेकिन हम जी ब्लैक एंड वाइट, वो आप उसको कितनी बार भी देखें, ये आदमी ब्लैक एंड वाइट में ही दिखेगा आपको। ये देख लें, ठीक है। ये अब क्या चेयरमैन नैब हमसे मिलेगा, किसी और से मिलेगा? नहीं। इसके पीछे सारे नैब के वो हैं, मेरे पास दस्तावेज़ात हैं जो मुख्तलिफ तहकीकात चल रही हैं। लेकिन मैंने कहा कि इतनी लंबी बात हो जाएगी कि हम इसको वाइट पेपर की सूरत में आपको देंगे। तो अरबों खरबों के इस खेल में, जहाँ पर कोई चीज़ भी हराम और हलाल, तो कहते हैं जी सूअर का गोश्त हम नहीं खाते। भाई, हम गोश्त नहीं, सूअर पूरे की बात करो। तो और फिर जब केपीटी चेयरमैन को इन्होंने हटाया, इर्रेगुलरिटीज ऑफ केपीटी, असल में मसला ये $70 मिलियन कटा। तो जब वो कोर्ट गए और कोर्ट ने खिंचाई की, तो ना सिर्फ मौसूफ ने अपनी दरख्वास्त वापस ली, इसको पता था ये रिवर्स होगी इंक्वायरी। तो अब ये मेरी इत्तलात के मुताबिक नाक से लकीर खींचने को तैयार है कि मेरी दोस्ती करा दी जाए, लेकिन सामने वाला नहीं मान रहा। तो ये अरबों डॉलर के चक्कर थे जिसके पीछे ये हटाए और लगाए जा रहे थे लोग, और कोर्ट ने जिसको ऐसा फैसला दिया कि तारीखी था। और जहां पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम डिफेंड नहीं कर सकते अपने मौक़िफ़ को। और याद रखिए आखिरी बात कि केपीटी इज़ ऑटोनोमस बॉडी, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, उसमें ये वज़ीर बार बार बेजा मुदाखलत करता है, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं, और अब एक ऑर्डिनेंस का इजरा कराने वाला है। अब इसकी JITयाँ इसके कहने पर तो हो गई पब्लिक, उसमें निकला कुछ नहीं। और मैंने आपको सवालात दे दिए हैं, मेहरबानी करके ये सारे सवालात याद रखिएगा। वाइट पेपर भी आपको दूंगा और इंशाल्लाह आप पूछिएगा भी इससे ज़रूर। अब आप लोग जो सवाल चाहें वो कर सकते हैं। सर, ये तो अब खुसरो बख्तियार की सरपरस्ती कौन कर रहा है? वो जो दवाएं चोरी कर गया वज़ीर, वो भी आज तक वज़ीर है। वो जो चीनी चोरी कर गया, उसके खिलाफ भी कोई मुकदमा नहीं हुआ। BRT कुछ नहीं हुआ, मलम जब्बा कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कुछ एक ही शख्स के जरिए, ये इनकी बड़ी साइंटिफिक चोरी है। ये रोज़ाना रियासत मदीना और ईमानदारी की बातें कर करके अरबों खरबों के टीके लगाते हैं। दूसरों ने करोड़ों के लगाए होंगे, ये अरबों खरबों के वो टीके लगाते हैं कि जो किसी की समझ में ना है। और ये समझते हैं हमें भी नहीं आता समझ में, हमें समझ में भी आता है और हमारे पास मौजूद भी है। तो जाहिर है वही कर रहा है, वो अपने ATMs को रीपे कर रहा है, वो अपने ATMs को रीपे कर रहा है। सईद
भाई ये यूसी का इलेक्शन हार गया था या नहीं? यार जो यूसी का इलेक्शन हार जाए उसको आप वफा की वजीर बना के रियासत मदीना बनाओगे? खुदा को मानो। और मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये केपीटी की यूनियंस ने ख़त लिखे हैं नैब को, ये कागजात में मौजूद हैं। ये आप उनसे सवाल पूछे, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इल्ज़ामात नहीं हैं, ये केपीटी की यूनियंस के खतूत में से मैंने निकाले हैं। और वो चीज़ें मैंने मौके महल पे देखी। मैंने बताया ना, 16 नंबर प्लाट का ही पूछ लें, आपने खुद ही 2 साल से लीज़ पर पाबंदी लगाई हुई है। कैसे लीज़ हुआ वो, और वो किसका है वो मुझे भी पता है, और वो कितने का है वो भी मुझे पता है। बर्थें कहाँ गई आपकी? टग बोट्स का क्या हुआ? आपके जहाज खरीदे गए, यहाँ तो जहाज के जहाज गर्क हो रहे भाई। तो बातें करते हैं झूठे कागज लहरा के। आपके पास बहुत शवायद मौजूद हैं, क्या आप इनको ज़्यादा लेकर जाएंगे? और उसके अलावा एक और किरदार है जो वो क्या किरदार है? आपने गौर नहीं किया, मैंने जिक्र भी उसमें कर गया उनका। मैंने कहा केपीटी एक्ट साफ कहता है कि वो कोई शख्स बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता कराची पोर्टिंग शिपिंग से इंटरेस्ट ऑफ पैसों का इंटरेस्ट हो, कारोबार का इंटरेस्ट हो। ये 14 से 17 नंबर की बर्थों के पीछे जाएं तो भी मिल जाएंगे आपको, अल्लामा मौलवी सारे, इन सब चीज़ों में आपको मिल जाएंगे। ये 16 नंबर के पीछे भी आप जाएं तो आलिम दीन और मौलाना अल्लामा मौलवी सब मिल जाएंगे आपको। सर मेरा तो प्रिविलेज मोशन भी बनता है, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें की है, और हम वाइट पेपर भी ला रहे हैं, इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। आपने ये जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि कौमी असेंबली में आपको मौका नहीं दिया जा रहा इस पर बात करने का, तो क्या स्पीकर के खिलाफ जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कोई मूव करने के लिए आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई? बिल्कुल, स्पीकर साहब का रोल जो है वो माफ़ी के साथ बहुत हद तक जानिबदाराना हो चुका है। और इससे पहले डिप्टी स्पीकर भी यही हरकत कर चुके थे, तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी। हमारी और नून की क़यादत इस बात पर संजीदगी से गौर कर रही है कि दोबारा हम स्पीकर साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें, क्योंकि वो बिल्कुल जानिबदार हो चुके हैं, जिसको अब बाकायदा आप लोग भी लाइव देखते हैं। अतः मौलवी ब्या बन अल्लामा बन समझे ना, मौलवीन गॾु अल्लामा बन जेको वॾियूं वॾियूं तकरीरूं कंदा आहिनि, आस्ते आस्ते सभु खणी ईंदो अथव इंशाल्लाह। उस बेचारे चे पिद्दी का शोरवा, आपने खुद मेरी वो स्पीच देखी है जब मैं तकरीर कर रहा हूँ और पूरी हुकूमत भाग रही है, और मैं कह रहा हूँ देखो पूरी हुकूमत भाग रही है, भागो। इनका तो वजीर आजम वो जो माइक शाइक रखते हैं ना सारे, उस दिन वो रखे तो अपोजिशन मौजूद थी, खुदा की कसम वो माइक रखे रह गए, वो भाग गया। और जब मुझे बोलने नहीं दिया गया और हमने वॉकआउट किया तो ये मालूम करके कि अपोजिशन वॉकआउट कर गई, तो वो वापस आया है और उसने फिर वही अपनी रियासत मदीना वाली तकरीर भी जारी, फिर मस्खरेपन का भी मुजाहरा किया, बिलावल साहब की भी नकल की। होता इनसे कुछ नहीं है, अब ये हुकूमत से सर्कस में तब्दील होते जा रहे हैं।